आइए बच्चों, अब जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का जो 40 क्वेश्चन था हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था बीएमटी के सेट पेपर 1 में, मॉडल सेट पेपर 1 में 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल क्या है? पहला बोलता है कि इन इन एन एपी, है ना, किसी एपी में, है ना, ठीक है, सिक्स्थ टर्म जो है वो कितना है? 13 है, और 12th टर्म कितना है? 25 है। तो 21वां टर्म पूछ रहा है। किसी एपी का छठा टर्म दिया हुआ है, 12वां टर्म दिया हुआ है, कितना? 13 और 25, है ना, तो 21वां टर्म पूछ रहा है। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है। सिक्स टर्म कितना दिया हुआ है सर? सिक्स टर्म दिया हुआ है आपका 13, 12 टर्म दिया है 25, 21 निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग कि एपी में टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, इसलिए टी सिक्स बराबर क्या हो गया? ए प्लस 6 माइनस वन डी इक्वल टू कितना हो गया? 13, है ना, यानी एन के जगह पर हम लोग 6 बैठा दिए यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, तो ए प्लस 5 डी बराबर कितना हो गया? 13। इसको मान लिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अच्छा, 12 टर्म दिया हुआ है। 12 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस 12 माइनस वन डी बराबर 25, यानी ए प्लस 11 डी इक्वल टू 25। तो यहाँ से 2 इक्वेशन मिला, एक टी सिक्स से ए प्लस 5 डी बराबर 13 और ए प्लस 11 डी बराबर 25। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पहला इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन 1 था ए प्लस 11 डी इक्वल टू 25 और ए प्लस 5 डी इक्वल टू 13। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो नीचे का साइन क्या हो जाएगा? चेंज होगा। प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। और ये क्या हो गया? कैंसल, है ना। तो कुल मिला कितना बचा? 11 डी में से 5 डी माइनस करोगे तो 6 डी, और 25 माइनस 13 कितना हो गया? 12। तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना निकल गया? 2। क्लियर है? अच्छा, तो ये जो डी का वैल्यू निकला उसको हम लोग क्या कर दिए? पुट कर दिए। कौन से? इक्वेशन नंबर 1 में। क्या था इक्वेशन नंबर 1? ए प्लस 5 डी इक्वल टू 12, ए प्लस 5 इंटू डी के जगह पर 2 इक्वल टू 12 नहीं 13, है ना। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल गया 3। तो टी 21 बराबर ए प्लस 21 माइनस 1 डी 1 डी हो जाएगा, यानी 3 प्लस 21 माइनस 1 डी के जगह पर 2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर से हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से क्या है। एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी एपी का 13वां टर्म, अब छठा टर्म 13 दिया हुआ है, 12वां टर्म 25 दिया हुआ है, तो 21वां टर्म पूछ रहा है। देखिए छठा टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया? ए प्लस 6 माइनस 1 डी इक्वल टू 13, यानी ए प्लस 5 डी बराबर 13। ठीक है, 12वां टर्म क्या हो गया? ए प्लस 12 माइनस डी, है ना, ठीक है, यानी 25, है ना, यानी ए प्लस 11 डी इक्वल टू 25। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे भी देखिए छठा टर्म ए प्लस 5 डी और 12वां टर्म ए प्लस 11 डी, और ये दोनों दिया हुआ है। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला पहले क्या कर दिए? माइनस, है ना। इक्वेशन 2 में से 1 को क्या कर दिया हम लोग? माइनस। 2 क्या था? ए प्लस 11 डी बराबर 25, ए प्लस 5 डी बराबर 13, करके यहाँ पर डी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अच्छा, अब इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 क्या था? ए प्लस 5 डी बराबर 13, उसमें इस डी का वैल्यू को पुट कर दिया, यहाँ से ए निकल गया। और फिर 21 टर्म निकालना है, तो 21 टर्म क्या हो गया? ए प्लस 20 डी हो जाएगा, उस तरह से पुट करके वैल्यू हम लोग निकाल दिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, अगला सवाल ये है कि फाइंड द सम ऑफ द 5 टर्म ऑफ द सीरीज। एक जीपी सीरीज दिया हुआ है, हालांकि जीपी नहीं बोला है, लेकिन ये जीपी ही है। जीपी सीरीज, जीपी कैसे है वो भी क्लियर कर दे। देखिए 2 4 जा 8, है ना, 4 8 4 जा 32। देखिए हर बार 4 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, इसलिए ये जीपी है। ठीक है, तो ये जो जीपी दिया हुआ है, इसके पहले 5 टर्म का सम निकालना है। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। पहले जीपी क्या दिया हुआ है? जीपी दिया हुआ है आपका 2 8 और 32। ठीक है, पहला टर्म 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, कॉमन रेशियो कहते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी 8/2 यानी 4, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, यानी 32 माइनस 8 यानी 4। ये क्या निकल गया? कॉमन रेशियो। ठीक है, अच्छा, 5 टर्म का सम पूछा है, तो एन इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, और S5 आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है, ये दिया हुआ है ए, जीपी नहीं बोला था, तो जीपी नहीं बोला था तो कम से कम 2 आर अगर आप निकाल के दिखा देते हैं, और अगर दोनों आर क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है? जीपी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला ए हो गया आपका कितना? 2। कॉमन रेशियो कितना हो गया? 8/2, यानी सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी 4, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, तो भी करेंगे क्या? 4। 5 टर्म का सम पूछा है, तो n इक्वल टू 5, और S5 आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े होंगे पहले कि एसएन निकालने का जीपी में 2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब r इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, और व्हेन r इज स्मॉलर देन 1। ठीक है, जब r इज ग्रेटर देन 1 होता है तो वहां फॉर्मूला होता है एसएन इक्वल टू a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 बाय
r-1, और r जब a 1 से छोटा होते है इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस आर पे पावर n बाई 1 माइनस आर, ये दो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन में r तो 4 है, r जो है ग्रेटर देन 1 है, तो r जब ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो सेम फॉर्मूले को हम लोगों ने लिख दिया है, एस एन बराबर a इंटू आर पे पावर n माइनस 1, ठीक है। अच्छा अभी हमने ऊपर में जस्ट निकाला था a के जगह पर 2, r के जगह पर 4 और n है 5, 4 पे पावर 5 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1, ठीक है। अच्छा 2 इंटू 4 को 5 बार गुना करोगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 256 और 1024 है ना, ठीक है। 1024 आ गया माइनस 1 और नीचे में 4 माइनस 1 क्या हो गया 3, 2 इंटू क्या हो गया 1023 बाई 3, इसको इससे काटोगे तो 341 आएगा और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अनदर क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन रॉन्ग है बच्चों। क्वेश्चन में जो यहाँ लिखा हुआ है 25C25, ये नहीं पूछा है, एक्चुअल में पूछा 25C14 है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसको आप लोग यहाँ पर आप क्या कर देंगे, यहाँ 25 की जगह पर 14 लिख देंगे, सॉरी 14 नहीं n, यहाँ पर जो है ना, मेरी बात समझिएगा एक सेकेंड, ये क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए, सही है ना, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, तो कैसे बनेगा इसका आंसर, आइए हम लोग विचार करते हैं इस पे, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर बोल रहा है NC10 इक्वल टू NC4, तो 25CN का वैल्यू निकालना है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, जब कभी भी ऐसा हो, अगर आप बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब दो कॉम्बिनेशन के बीच इक्वल का साइन हो, जैसे ऐसा रहे NCX इक्वल टू NCY है ना, ठीक है। सब कुछ इक्वल है, बस नीचे का पार्ट डिफरेंट है, कौन x और y इक्वल नहीं है, तो ये दोनों को जोड़ के जो जस्ट ये इसके बराबर होता है। देखिए ध्यान दीजिए, वही लिखा हुआ है कि यदि NCX जो है वो NCY के बराबर हो, मतलब देखिए इस दोनों में सब कुछ इक्वल है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, बस नीचे का पार्ट क्या है, डिफरेंस है ना, ठीक है। ये x और y डिफरेंस होगा और ये x और y इक्वल भी नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ऐसे में इन दोनों को जोड़ के वो जस्ट इसके बराबर होता है, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आया। जैसे अगर मान लीजिए दिया हुआ है 10C6 बराबर 10CX है ना, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ोगे ना, ये और ये, ठीक है, तो ये 10 के जस्ट बराबर होगा। तो वैसे यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर्मूला याद रखिएगा, NCX बराबर अगर NCY है और x और y इक्वल नहीं है तो x प्लस वाई बराबर क्या होता है, जस्ट n होता है। उसी फॉर्मूले का अगर हम यहाँ पर उपयोग करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है NC10 इक्वल टू NC4 है ना, ठीक है। देखिए दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, बस अनइक्वल क्या है, नीचे का पार्ट है ना, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग दोनों नीचे वाले को जब ऐड करेंगे 10 और 4 को, तो ये जस्ट ऊपर वाले के बराबर होगा, यानी कितना हो गया 14 है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया, n का वैल्यू 14 है ना, ठीक है। याद रखिएगा कभी भी दिया रहे, जैसे दिया रहेगा NC2 इक्वल टू NC3, ठीक है, तो n बराबर क्या होगा 2 + 3 यानी 5, ठीक है। जैसे दिया रहेगा NC8 इक्वल टू NC2 है ना, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1 + 2 यानी 10, मतलब नीचे वाला दोनों ऐड करके ऊपर वाले के बराबर होगा, बशर्ते सब कुछ बराबर हो, सिर्फ नीचे का डिफरेंट हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर 14 आ गया हमारा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था NC10 बराबर NC4 दिया हुआ था, तो ये 10 और 4 जोड़ के कितना आ गया 14। हमसे पूछा क्या है 25CN है ना, यानी 25CN का वैल्यू कितना 14 है ना, ठीक है। पहले भी हम बता चुके हैं कि इसका कैलकुलेट कैसे करते हैं, 25C14 हो गया, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग को याद था कि NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। उसी के अनुसार 25C14 बराबर पहले ऊपर का फैक्टोरियल 25 का फैक्टोरियल, फिर नीचे का फैक्टोरियल इतना और 25 माइनस 14 का फैक्टोरियल, मतलब 11 का फैक्टोरियल यहाँ पर हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, देखो सॉल्व कैसे किए है वो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अब 25 का फैक्टोरियल बाई 14 का फैक्टोरियल बाई 11 का फैक्टोरियल, अब 25 को तोड़िए और एक 14 लाइए, 25 24 23 22 21 20 14 18 17 16 15 और कितना हो गया 14 का फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए इस तरह से हो गया। अच्छा 14 में इसलिए रुके क्योंकि 14 नीचे भी, इधर भी 14 का फैक्टोरियल है और ये 11 का फैक्टोरियल तोड़ दिए, 11 10 9 यहाँ तक 1 तक। अब क्या कटेगा, पहले तो ये कट गया सर, और क्या कट सकता है सर, देखिए यहाँ पर 11 इंटू 2 22 कट गया,
10 2 जा 20, ये भी कट गया, ठीक है ना। अच्छा, और क्या कटेगा, देखिए 2 2 जा 4, ये भी कट गया। 9 2 जा 18, ये कट गया। ये 2 कट गया, ठीक है। अच्छा, 8 2 जा 16, ठीक है, कट गया। 2 3 जा 6, ये भी कट गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए 3 इंटू 5 15, ये कट गया, है ना, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 3 इंटू 7 21 कट गया। तो बचा कितना, तो सर फाइनली ऊपर में बचा आप देखिएगा, तो इतना करने के बाद एक्चुअल में बच रहा है 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 19 इंटू 17, ठीक है ना। 25 24 23 इंटू 19 इंटू 17, देख लीजिएगा कैलकुलेशन कहीं गलत होगा तो 44,57,400, 44,57,400। चलिए ठीक है, फिर भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मैं भी हो गया। अच्छा, अगला जो सवाल है ये रॉन्ग है बाबू। इसमें ये रॉन्ग है कि ये जो बॉक्स बंद है, बॉक्स बंद होता है तो ये डिटर्मिनेंट्स नहीं हो जाता, ये तो मैट्रिक्स हो जाता है, और मैट्रिक्स का कभी वैल्यू नहीं निकाला जाता, ठीक है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ जो इस तरह से किया हुआ है ये रॉन्ग है, इस तरह का कॉलम ही नहीं होगा, ठीक है। कॉलम इस तरह होना चाहिए था, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखिए ये देखिए राइट आंसर यहाँ पर, यहाँ तो मैंने किया ही है, ठीक है। इस तरह को लीजिए डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 11 इंटू 2 22, और इंटू 4 इंटू 3 12, यानी 22 माइनस 12 आंसर कितना हो गया 10, है ना, ठीक है। ये आपका हो गया, ये मैट्रिक्स होगा, नहीं हो सकता, डिटर्मिनेंट्स होगा, बॉक्स को सुधारना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, राइट द ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ द 5 एंड 7। सबसेट क्या होता है, किसी सेट के मेंबर का यूज करते हुए जितना अलग अलग डिफरेंट सेट बन सकता है उसको क्या बोलते हैं, सबसेट, है ना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम, ये हालांकि पूछा नहीं है लेकिन हम समझा दे रहे हैं, जैसे इसमें 2 मेंबर हैं तो टोटल कितने सबसेट बनेंगे, तो फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ सबसेट 2 पे पावर n, n मतलब नंबर ऑफ आइटम, यानी 2 पे पावर 2, यानी 4 सबसेट बनेगा। कौन कौन से 4 सबसेट बनेंगे, मतलब हम पहले इसके एक भी मेंबर को नहीं यूज किया, नल, फिर एक मेंबर को यूज किए तो 5, फिर एक मेंबर को यूज किए तो एक और बना 7, और दोनों मेंबर को यूज किए तो 5 और 7, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पॉसिबल सबसेट, है ना, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें सबसेट के बारे में बता दें कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं, 2 पे पावर n, जहाँ की n नंबर ऑफ आइटम है, ठीक है। अच्छा, नल सेट जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है, कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा इतना सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो नल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, हर सेट खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। चलिए, ये हो गया 45 नंबर। अगर हम बात करें 46 नंबर का, ठीक है, तो स्टेप नेम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एवरेज, है ना, अलग अलग तरह के आप एवरेज का नाम बताइए। तो देखिए, एवरेज मतलब मीन तो होता ही है, तो उसमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आता है। मीडियन और मोड भी एक तरह का एवरेज ही है। देखिए, ये जो होता है ना, मीडियन जो होता है वो होता है पोजिशनल एवरेज, है ना, ये पोजीशन को बताता है ना, ठीक है। और मोड जो होता है वो रिलेटिव एवरेज को बताता है, मतलब मिला जुला के आप समझ ले कि एवरेज के टाइप्स में आप 5 लिखेंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड, ये 5 तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग से पूछा गया है, क्या है अगला क्वेश्चन, कि मीडियन का कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला दीजिए, ठीक है। तो मीडियन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला निकालने का क्या होता है, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस स्मॉल m माइनस सी बाई एफ इंटू आई, ठीक है। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हम लोग मीडियन क्लास निकालते हैं, ठीक है। अब मीडियन क्लास जो आता है उसी के आधार पर मीडियन निकाला जाता है। तो मीडियन का फॉर्मूला L1 प्लस एम, कुछ बुक इसको m के जगह पर n/2 भी लिखता है, n/2 माइनस सी बाई एफ इंटू आई, है ना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर L1 का मतलब क्या हो गया, m का मतलब कैपिटल M का मतलब मीडियन, L1 का मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, m का मतलब हुआ n/2, और C का मतलब कोमुलेटरी फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और I का मतलब है डिफरेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, है ना। ये आपका होता है कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है फॉर्मूला क्वेश्चन हमारा, कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोड, मोड की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। मोड के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। देखिए, मोड क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होता है, जैसे दिया हुआ है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना,
तो 5 नंबर 20 बच्चों का आया, 10 नंबर 12 बच्चों का आया, 15 नंबर 40 बच्चों का आया। तो सबसे ज्यादा 40 कितने बच्चों 40 नंबर आया, सॉरी 40 बच्चों का आया कितना, 15 नंबर। तो यही क्या कहलाता है, मोड, है ना। ठीक है, तो सबसे पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि द आइटम विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कोई भी आइटम जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है वही उसका क्या माना जाता है, मोड माना जाता है। ये एक विशेषता उसकी है। ठीक है, मोड इज अनअफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। ठीक है, अब देखो कुछ एक नंबर आया 20 बच्चों का, 2 नंबर आया 40 बच्चों का, मान लो 20 मार्क्स का है, 3 नंबर आया 10 बच्चों का, और 20 नंबर आया एक बच्चे का। ठीक है, तो एक बच्चे का 20 नंबर आ जाने से भी मोड को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोड तो एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, और सभी डाटा से अलग डाटा रहेगा, उससे मोड को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मोड इज अनअफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, है ना। ठीक है, तो ये आपके दो विशेषता हो गया। ठीक है, अच्छा ज्योमेट्रिक मीन निकालना है किसका, 4 और 9 का। देखिए ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 x2 x3 कहाँ तक xn तक, और यहाँ जितने नंबर ऑफ आइटम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और अगर कहिए तो मतलब जितने भी आइटम का ज्योमेट्रिक में निकालना है सबको आप अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं, और जितना नंबर ऑफ आइटम होता है यहाँ बैठा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 ही आइटम है तो दोनों को a और b मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 यहाँ कोई लिखने की मैथ में जरूरत नहीं होती, 2 से ज्यादा को लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप 2 आइटम 4 और 9 का ज्योमेट्रिक में निकालना है तो अंडर रूट ए भी हो जाएगा, ए और बी का निकालना है तो उसी तरह से यहाँ 4 और 9 का निकालना है तो अंडर रूट 4 9 यानी अंडर रूट क्या हो गया 36, यानी आंसर हो गया आपका 6, है ना। ठीक है, अच्छा और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड इज यूज्ड, है ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड का उपयोग कब किया जाता है, देखिए जब when the independent variable x has been equal distance from the any item, है ना। ठीक है, जो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जिसको x, और डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं y, तो कह रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट मतलब क्या है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखिए एक क्या होता है, एक दिया रहता है और एक निकालना होता है। तो ठीक है, जो दिया रहता है उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, जो निकालना होता है उसको डिपेंडेंट बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और उसी में से कोई मिसिंग होता है तो उसको वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। देखिए क्या लिखा है, व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हैज बीन इक्वल डिस्टेंस, है ना, एंड एनी आइटम ऑफ सच x इज मिसिंग, है ना। ठीक है, उस x का से रिलेटेड कोई आइटम मिसिंग होता है, टू कैलकुलेट सच मिसिंग बाइनोमियल एक्सपेंसेस मेथड इज बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड इज यूज्ड। देखिए समझा दे रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे देखो एज दिया हुआ है, ठीक है, और कितने दिन जीवित रहेंगे उनकी संभावना। ठीक है, एज यहाँ पर x हो गया, और यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेड है वो y हो गया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ देखिए 20 से 25 हुआ, 25 से 30 हुआ, 30 से 35 हुआ, 35 40 हो गया। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इक्वल अंतर दिया हुआ है, 5-5 का ही अंतर जा रहा है। ठीक है, और इसी में से कोई मिसिंग है तो वहां पर हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ, है ना। और उसके बाद हम लोग 4 मार्क्स के क्वेश्चन अगले दिन हम आपको अपलोड कर देंगे। मंडे को 4 मार्क्स के क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय।